नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जाएगी बड़बोले निशिकांत की सांसदी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में चुनाव से पहले गिरा सीएम नीतीश कुमार का ग्राफ, सी वोटर के सर्वे में लोगों ने चौंकाया। आगे जिक्र होगा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, बिहार में बढ़ रहे क्राइम पर भड़के तेजस्वी यादव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पोप फ्रांसिस को राहुल गांधी ने करुणा, न्याय, शांति की बताया वैश्विक आवाज़। प्रियंका ने उनके निधन को विश्व के लिए एक क्षति करार दिया। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दाव, 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जाएगी बड़बोले निशिकांत की सांसदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर फंस गए हैं। राजनीतिक गलियारों में मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। वक्फ संशोधन बिल इस समय पूरी दुनिया में संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है और बिल पर सुनवाई अपने अंतिम दौर में है। बता दें, दुबे ने कहा था कि कोर्ट ही फैसला करेगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उसी क्रम में उन्होंने कोर्ट पर गृह युद्ध करवाने का भी आरोप लगा दिया था। पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक सांसद का सुप्रीम कोर्ट के जज पर इस तरह का आरोप के मायने तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी सांसदी निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अनुसार किसी भी सांसद की सदस्यता निरस्त होने के लिए उसका किसी लाभ के पद पर कार्य करना, किसी अपराध में दोष सिद्ध होकर 2 या अधिक वर्षों की सजा मिलना और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अयोग्य होना शामिल है। यदि निशिकांत दुबे की टिप्पणी को अदालत की अवमानना माना जाता है तो इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो ये उनकी अयोग्यता का आधार बन सकता है। अवमानना अधिनियम 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या उसके आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। यदि दुबे की टिप्पणी को न्यायपालिका की अवमानना माना जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले गिरा सीएम नीतीश कुमार का ग्राफ, सी वोटर के सर्वे में लोगों ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे चौंकाने वाले नतीजे सामने लाया है। सी वोटर फाउंडर यशवंत देशमुख से इस सर्वे के नतीजे और बिहार की सियासत में बन रहे ताज़ा समीकरणों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ चीज़ें ट्रेंड लाइन में दिख रही हैं। जैसे कि एक चीज़ स्पष्ट दिख रही है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। जो उनका समर्थन दिख रहा है वो उनका कोर कोयरी कुर्मी वोटर है। चूंकि भाजपा ने कोई चेहरा या नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उनका मतदाता एनडीए के नाते उनके नाम पे हामी भरता है। लेकिन यह आंकड़ा गिरा है और यह आंकड़ा कतई उनके वोट शेयर से मैच नहीं खाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का आंकड़ा उनकी पार्टी के वोट से मैच खाता है। कांग्रेस के आंकड़े सारे मिलाकर के उनकी पार्टी के वोट से मैच खाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, बिहार में बढ़ रहे क्राइम पर भड़के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन मर्डर, लूट जैसी कई घटनाएं सामने आती हैं। बिहार में क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आरा में 7 लोगों को गोली मारने की घटना को तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को मारी गोली, 2 युवकों की मौत, 5 घायल और 2 की हालत गंभीर। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, 2 नकारा उप मुख्यमंत्री, दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे। दरअसल आरा के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। मृतक लहरपा गांव के निवासी थे। खबरों के मुताबिक पुरानी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पोप फ्रांसिस को राहुल गांधी ने करुणा, न्याय, शांति की बताया वैश्विक आवाज़। प्रियंका गांधी ने उनके निधन को विश्व के लिए एक क्षति करार दिया। जी हाँ दोस्तों, पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। कार्डिनल केविन फेरेल ने ये घोषणा की। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद देश दुनिया के नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि करुणा, न्याय और शांति की वैश्विक आवाज़ परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुखी हूँ।
वे दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ खड़े रहे, असमानता के खिलाफ निडरता से बोले और प्रेम और मानवता के अपने संदेश से विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों को प्रेरित किया। मेरी संवेदनाएं भारत और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के साथ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव, 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी से प्रदेश के सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अब एक नया दांव खेला है। उन्होंने अपनी पार्टी में 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जिन 8 प्रोफेसरों को प्रवक्ता बनाया गया है उनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन समेत कई सारे नाम शामिल हैं। आरजेडी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी और इस पोस्ट में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर 8 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नियुक्त किए जाने का जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाल तस्करी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम, कहा 4 हफ्ते का देता हूं समय। जी हाँ दोस्तों, देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी की स्थिति बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने फिर दिलाई यूसीसी की याद, साहबुद्दीन बोले शरीयत में दखल मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर खलबली पैदा कर दी है और अब मुस्लिम जगत से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी यूसीसी का विरोध उन्होंने किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत का ख्याल रखते हुए बनाया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो ये मुसलमानों को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। दरअसल भाजपा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने अपने उपलब्धियां गिनाने वाला एक वीडियो जारी किया है, जिसमें न सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां गिनाई गई हैं बल्कि अगला कदम यूसीसी की तरफ से बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि यूसीसी शरीयत में दखल है और इस कानून के लागू होने पर तमाम धर्मों के अनुयायियों को ज़बरदस्त ठेस पहुंचेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसको चलाने के लिए बेहतरीन संविधान है। सभी धर्मों के मानने वालों पर एक कानून नहीं लागू किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और दलितों के लिए ज़मीन पर सीएम नीतीश से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है और इस बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और महादलितों के लिए भूमि समेत कई अहम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, पीके ने सरकार से ये भी कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पटना में प्रेस वार्ता कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2-3 साल में जातीय जनगणना के नाम पर सबसे ज़्यादा रोटियां सेकी गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की रणनीति, एनडीए के वार पर होगा पलटवार, तेजस्वी ने खत्म किया परिवारवाद का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एनडीए एकजुट है तो अब महागठबंधन में भी एकजुटता दिखने लगी है। कांग्रेस के बदले तेवर से जो खतरा महागठबंधन में दिख रहा था अब वो टलता नजर आ रहा है। दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 25 मार्च 2025 को हुई बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली और हरियाणा वाली गलती पार्टी अब नहीं दोहराएगी और उसके बाद ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के नेताओं ने 15 अप्रैल को दिल्ली जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की 6 पार्टियों के नेता आरजेडी दफ्तर में जुटे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया। तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करने पर निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्यता की जिम्मेदारी देकर इतना तो बता ही दिया गया कि देर सवेर उन्हें महागठबंधन सीएम का चेहरा जरूर बनाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है रोहित वेमुला एक्ट 3 राज्यों में लाने की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में रोहित वेमुला अधिनियम लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों के किसी छात्र को जातिवाद का वो दंश नहीं झेलना पड़े जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने झेला है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, ईसीआई की मंशा पर जताया संदेह। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और उन्होंने देश की चुनावी प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की धरती से कांग्रेस की हुंकार, खड़गे बोले मोदी नीतीश की जोड़ी जनता की जोड़ी नहीं सत्ता की जोड़ी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन किया और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से जनता के सामने रखा। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि ये वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वो जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली को लेकर इस पवित्र धरती पर आए हैं, जो उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ये वही क्षेत्र है जहां संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इनकी जोड़ी सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए बनी है, जनता और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो गठबंधन बदलने में माहिर हैं, कभी इधर कभी उधर, इससे सिर्फ गरीब, पिछड़े और किसानों को नुकसान होता है। दोस्तों, क्या आप भी खड़गे की इस बात का समर्थन करते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं उससे किसानों और गरीबों का नुकसान होता है और केवल सत्ताधारियों का फायदा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर इस बात को मानते हैं। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस नाराज, 25 अप्रैल से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कर दिया गया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस 25 अप्रैल से केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। ये तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन अदालत ईडी के आरोप पत्र पर गौर करेगी जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का नाम कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में शामिल किया गया है। ये मामला कई वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि आरोप फर्जी हैं और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और देश की सबसे पुरानी पार्टी को बदनाम करने तथा अर्थव्यवस्था को संभालने और सामाजिक न्याय प्रदान करने में अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करके पार्टी को हाल ही में निशाना बनाना और मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नामजद करने वाली ईडी की चार्जशीट 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की प्रतिक्रिया में की गई, जिसमें कई मामलों में नीतिगत विफलता को लेकर केंद्र की आलोचना की गई और राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, 2027 का चुनाव साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बड़े ऐलान से विपक्षियों में हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सुगबुगाहट कम देखने को मिल रही थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि रविवार को एक प्रेस वार्ता में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ हम लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अलायंस मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी कर रही है। जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से मोदी सरकार ने लोगों से उनके पैसे छीन लिए और साथ ही आरक्षण के अधिकारों को घटाया गया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 की आलोचना करते हुए कहा कि आयोजन के दौरान प्रबंधन अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी
जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर बवाल, ओवैसी वेणुगोपाल ने की कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ ऐसे फैसले भी रहे हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं थे और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बवाल मच गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है? इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो तुमसे ज़्यादा दूरदर्शी थे। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी देकर डरा रही है। उन्होंने PM मोदी को चताते हुए कहा कि आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा और आप कल सत्ता में नहीं रहेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा है कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बीजेपी सांसद के इस बयान को कोर्ट की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा है कि ये साफ तौर पर संविधान के उल्लंघन का मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। स्पीकर और कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कमेंट में आप हमें बताइए कि आप भाजपा बनाम सुप्रीम कोर्ट में किसके साथ खड़े हैं। अगर खुलकर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शांति की अपील की है। बीजेपी RSS पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़कने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक सार्वजनिक अपील जारी कर नागरिकों से शांति और एकता बनाए रखने का आग्रह किया। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा में एक पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित उसके सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ के लिए अशांति भड़काने हेतु इस घटना का फायदा उठाने का आरोप लगाया। एक खुले पत्र में बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ समूह दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं और इन सहयोगियों में RSS भी शामिल है। ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। वो विभाजनकारी राजनीति खेलने के लिए पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या PM मोदी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जुड़ी भारत की चिंताओं से वेंस को अवगत कराएंगे? कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच वार्ता से पहले कांग्रेस ने रविवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री उन्हें भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के तरीके और विश्व व्यापार संगठन में निहित बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली की पूरी तरह से खात्मे को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराएंगे। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या एक होंगे दो बिछड़े भाई? संजय राउत ने दिया हिंट, बोले रिश्ता नहीं टूटा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच दिख रही नजदीकियों के बाद गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस बीच शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत गठबंधन की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन भविष्य में गठबंधन नहीं होगा इस पर कुछ नहीं कहा। संजय राउत के इस बयान से गठबंधन का संकेत साफ मिल रहा है। बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ता नहीं टूटा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खुद मिलकर स्थिति का आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हमने उद्धव जी की बात मान ली है कि अगर महाराष्ट्र के लिए हमें साथ आने की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ आएंगे। नगर निगम चुनाव के निकट होते ही इस संभावित गठबंधन की चर्चा और भी गर्म हो गई है। राउत ने यह भी बताया कि भावनात्मक बातचीत के दौरे में दोनों पक्षों के बीच पुरानी यादें और रिश्ते की गहराई को ध्यान में रखा जा रहा है। इस चर्चा के साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि शिवसेना को तोड़ने वाले तत्वों से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना को देखते हुए आने वाले समय में उद्धव और राज ठाकरे द्वारा कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
कि बिहार से आ रही है। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में जबरदस्त घमासान चल रहा है और अमित शाह की अगली यात्रा में इसकी गुत्थी सुलझ सकती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन बिहार में सीटों के तालमेल और नेतृत्व के मुद्दे पर मंथन कर रहा है, लेकिन भाजपा और जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए खेमे में भी सीटों और नेतृत्व को लेकर कम घमासान नहीं है। सभी दल अपने लिए ज़्यादा सीटों की दावेदारी कर रहे हैं और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने किसी से विचार विमर्श से पहले ही एक सीट पर अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर भाजपा नेतृत्व को परेशान कर दिया है। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सभी घटक दलों को संतुष्ट करते हुए सीटों पर तालमेल बिठाना अमित शाह के लिए काफ़ी पेचीदा साबित होने वाला है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में होने वाली अपनी बिहार यात्रा में राज्य को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय है और इस दौरे में वह एनडीए के सहयोगी दलों से बैठक कर सीटों पर तालमेल को लेकर बातचीत कर सकते हैं। गृह मंत्री ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान भी पटना में सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत की थी।